Most welcome to our NCERT based notes with best explanation playlist series. Today we will discuss NCERT Class 6 Social and Political Life 1, Chapter 8 Rural Livelihood Notes. Rural Livelihoods Notes. This chapter explores the different ways. This chapter explores the different ways people earn a living, livelihoods, and in rural areas. This chapter explores the different ways people earn a living livelihoods in rural areas, highlighting the reliance on agriculture and challenges faced by various groups. इस चैप्टर में हम लोग को क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा कि लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, रूरल एरियाज़ वाले लोग हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, वो अर्न कैसे करते हैं, उनका जीवन कैसे चलता है, उसका डिफरेंट वेज़ हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीके देखेंगे कि लोग कैसे कमाते हैं, कैसे लोग गांव में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे वो अपना घर चलाते हैं। हाईलाइट इस चीज़ पे भी होगा कि रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, वो लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही रिलायंस यानी निर्भर रहते हैं, और चैलेंजेस फेस्ड बाय वेरियस ग्रुप्स, और अलग अलग ग्रुप्स द्वारा जो चैलेंजेस फेस किया जाता है ये भी चीज़ हम लोग को मिलेगा, यानी उनके द्वारा जो चैलेंजेस वो देखने को मिलता है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है वो भी देखेंगे, उनके सामने चुनौतियाँ क्या क्या है वो भी हम लोग को मिलेगा। ना फर्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ लिवलीहुड्स इन रूरल एरियाज़। अलग अलग जो जीवन यापन के साधन हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके बारे में देखते हैं, उनके कितने टाइप हैं। द मेजॉरिटी ऑफ रूरल लिवलीहुड्स रिवॉल्व अराउंड प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइमरली एग्रीकल्चर। जो ये मेजॉरिटी ऑफ लिवलीहुड्स है ना, मतलब जो जीवन यापन के लोगों का बहुत ज़्यादा लोग इसी चीज़ पे डिपेंड होते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ करके ही घर अपना वो चलाते हैं। यानी लिवलीहुड जो है, जीवन यापन के उनके जो साधन हैं, उनमें मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी यही है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको देखने को यही मिलेगा कि वो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जनरली वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल से कनेक्टेड होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्सरी एक्टिविटीज़, ये सारा हम लोग हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ वो डिस्कस होगा। और अभी जो है बस इतना समझिए कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ रॉ मटेरियल से कनेक्टेड होता है, मतलब कच्चे सामान से रिलेटेड होता है। तो प्राइमरली ये लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। ना अब एग्रीकल्चर में दो टाइप का चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक है फार्मिंग एक्टिविटीज़ और एक हम लोग का पार्ट रहेगा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो देखते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ का मतलब खेती में जो जुड़े होते हैं लोग, मतलब खेती में डायरेक्ट जो किसी न किसी कार्य, किसी न किसी काम से जो जुड़े होते हैं, किसी न किसी फंक्शन से, उसको फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ कहते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर, इसमें पहले जो पढ़ना है वो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बारे में, दूसरा स्मॉल फार्मर्स के बारे में जानेंगे, और तीसरा हम लोग जानेंगे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो हैं उनके बारे में। ना एग्रीकल्चरल लेबरर्स ये क्या होते हैं, तो लैंडलेस ये लोग होते हैं या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चरल लैंडलेस वो लोग होते हैं। लैंडलेस का मतलब उनके पास अपना ज़मीन नहीं होता है, और या तो वो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, बहुत दबे मतलब बहुत किनारे, बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड वो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। ना अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ऑन लैंड, ये कैसे लोग हैं, देखिए कि अ लार्ज नंबर, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं वहाँ पे गांव में, हु डू नॉट ऑन लैंड, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं होता है, ऑन वेरी स्मॉल प्लॉट्स, और या तो अगर होता है तो बहुत छोटा छोटा प्लॉट होता है। यानी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डू नॉट ऑन लैंड, अपना कोई ज़मीन नहीं होता है, या अगर होता है ऑन वेरी स्मॉल प्लॉट्स, छोटे छोटे प्लॉट होते हैं। दे वर्क ऑन अदर्स पीपल्स फार्म्स फॉर वेजेस, वे वर्क कहाँ करेंगे, अगर अपना ज़मीन है नहीं तो दूसरे पीपल जो हैं, दूसरे लोग के फार्म्स पे अपने मजदूरी के लिए वो काम करते हैं। यानी मजदूरी पर वो, वेजेस पर उनको काम पे रखा जाता है। ऑफन माइग्रेटिंग सीजनली, और वो अक्सर सीज़न में माइग्रेट भी कर जाते हैं,
क्योंकि खेती या कोई भी जो काम है गांव में वो रेगुलर तो 12 महीना साथ साथ चलता नहीं है। तो फिर उनको माइग्रेट यानी बाहर छोड़ के जाना पड़ता है, अपने घर को छोड़ के बाहर अपने वर्क के लिए जाना पड़ता है, काम खोजने की तलाश में वो माइग्रेट करते हैं, बाहर निकलते हैं। सीजनली इनको ये करना ही पड़ता है। दे फेस जॉब इनसिक्योरिटी, उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है वो होता है जॉब की इनसिक्योरिटी का, मतलब कभी भी कोई उनको जॉब से बेदखल कर सकता है, इनसिक्योर उनका जॉब होता है, कोई भी कभी भी निकाल सकता है। एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट भी लॉन्ग पीरियड का उनका होता है, यानी बेरोज़गारी भी जो है ना लंबे लंबे समय तक वो बैठे ही रहते हैं, कोई काम नहीं देने को करने को होता है, और वो जब काम नहीं करेंगे तो वेजेस मिलेगा कैसे, मजदूरी भी मिलता नहीं है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, लैंडलेस लेबरर्स के बारे में, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, यानी एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है या है तो बहुत छोटी पार्ट में है, बहुत छोटा छोटा प्लॉट है। तो क्या करेंगे वो लोग दूसरे के फार्म्स पे मजदूरी के लिए, वेजेस के लिए वर्क करेंगे, और अपना जो वो कंप्लीट 12 महीना का तो काम मिलेगा नहीं, तो फिर क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं शहर से मतलब अपने गांव से बाहर शहर की ओर जाते हैं, फाइंड वर्क तलाश करने के लिए, जिसमें माइग्रेट करना पड़ता है, यानी गांव से छोड़ के उनको शहर जाना पड़ता है, और उनको जॉब की इनसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा चैलेंज झेलना पड़ता है, और लॉन्ग पीरियड तक वो अनएम्प्लॉयमेंट भी होते हैं। नाउ सेकेंड हमारा ये जो टॉपिक है, सब टॉपिक स्मॉल फार्मर्स के बारे में है। स्मॉल फार्मर्स कौन होंगे, तो ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जिनके पास छोटी ज़मीन होती है, यानी इनसे तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑन वेरी स्मॉल प्लॉट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, इनके पास कुछ तो ज़मीन होती है जिन पे वो खेती कर सकते हैं, जैसे कि लेस दैन 2 हेक्टेयर्स एक मीज़र है कि स्मॉल फार्मर्स उनको कहा जाता है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। ये आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं, स्मॉल फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है, उनको स्मॉल फार्मर्स कहा जाता है। दे कल्टिवेट देयर ऑन लैंड, वो खुद से अपने ज़मीन का जो है, अपने जो फार्म का है, अपने लैंड पे जो खेती है वो खुद से करते हैं, कल्टीवेट खुद से करते हैं। एंड नीड टू बोरो मनी, और उनको ज़रूरत होती है, लैंड तो है, छोटी सी ही लैंड है बट लैंड तो है, 2 हेक्टेयर से कम की लैंड होती है, और कल्टीवेट खुद से करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगी फिर कि नीड टू बोरो मनी, उनको पैसे लोन लेने पड़ते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो लोन लेते हैं। एंड फ्रॉम मनी लैंडर्स, किससे लेते हैं लोन, तो मनी लैंडर्स से, ज़मींदार जो होते हैं या बड़े बड़े फार्मर्स जो होते हैं उनसे, मनी लैंडर से, ज़मींदारों से वो जो पैसा ब्याज पे लगाते हैं उनसे वो लोन लिया करते हैं। नाउ और लार्ज फार्मर्स फॉर सीड्स, या लार्ज फार्मर से उनको सीड लेना होता है, फर्टिलाइजर्स लेना होता है, इक्विपमेंट यानी खेती में जो काम आए वो सब इक्विपमेंट लेना पड़ता है। दे मे ऑल्सो वर्क पार्ट टाइम एज लेबरर्स, वो पार्ट टाइम लेबरर्स के रूप में भी तो काम करते हैं, यानी इनसे इनका भरण पोषण पूरी तरह से नहीं हो पाता है स्मॉल फार्मर्स का, तो ऑल्सो पार्ट टाइम में वो लेबरर्स के रूप में वर्क करते हैं। अभी तक हम लोग 2 चीज़ पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बारे में जिनके पास अपनी ज़मीन होती ही नहीं थी, माइग्रेट भी करना पड़ता था बाहर, और एक पढ़ रहे हैं कि स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होगी, थोड़ी सी ज़मीन तो है, जिन पे वो खेती कर लेते हैं, और उनको बोरो करना होता है, मनी लोन लेना पड़ता है, तो मनी लेंडर के पास जाते हैं, और लार्ज फार्मर पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्या क्या चीज़ के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, और इक्विपमेंट के लिए। दे में ऑल्सो वर्क, वो उनको काम भी करना होता है, पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, एज अ लेबरर, मतलब मजदूरी करनी पड़ती ही है। नाउ मीडियम्स एंड लार्ज फार्मर्स, मीडियम और लार्ज फार्मर कौन होते हैं, ऑन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लैंड, जिनके पास अच्छा खासा ज़मीन होता है उनको मीडियम या लार्ज फार्मर्स कहा जाता है। दे मैनेज द फार्म, एम्प्लॉय लेबरर्स, वो अपने फार्म को मैनेज करवाते हैं, एम्प्लॉय करते हैं लेबरर्स। यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे कि स्मॉल फार्मर्स अपने खेत पे खुद से काम करते थे, लेकिन यहाँ लार्ज और मीडियम फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने यहाँ एम्प्लॉय रखवाते हैं, एम्प्लॉय करते हैं लेबरर्स को रखवा के वो मैनेज करवाते हैं फार्म्स को, और ऑफन सेल्स देयर सरप्लस प्रोड्यूस, उनके पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है कि वो सरप्लस जो ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, जैसे मान लीजिए उनको
50 केजी चाहिए और 100 केजी प्रोडक्शन हो गया है, 50 केजी की ही उनको ज़रूरत थी और मान लीजिए 150 केजी प्रोडक्शन हो गया है, तो 100 केजी जो ज़्यादा ये है डिफरेंस जो 100 केजी का है वो क्या करेंगे, वो बेच देंगे, वो जाके सरप्लस प्रोड्यूस ना मार्केट में लेके चले जाएंगे, बेच देंगे, इनसे भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। दे यूजुअली हैव बेटर एक्सेस टू कैपिटल एंड रिसोर्सेज, इनके पास बेटर एक्सेस होता है, मतलब उनके पास कैपिटल की भी और रिसोर्सेज की भी कमी नहीं होती। कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल होता है उनके पास पैसे की ज़रूरत जो है कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है कि वो मैनेज कर लेते हैं सारे फंक्शंस को, और रिसोर्सेज की भी कमी नहीं होती है, जो भी इक्विपमेंट खेती के लिए चाहिए उनको लोन वगैरह नहीं लेना पड़ता है, जो इनको झेलना पड़ता था ना उनको ये लोन नहीं लेना पड़ता है, ये अपने कैपेबल खुद से कैपेबल होते हैं। नाउ नन फार्मिंग एक्टिविटीज़, अभी हम लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ का डिस्कस कर रहे थे अलग अलग पार्ट, और अब हम लोग पढ़ेंगे नन फार्मिंग एक्टिविटीज़। पीपल इंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर दैन फार्मिंग, गांव में ये भी तो होता है कि केवल खेती नहीं करने वाले भी तो लोग होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी नन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वैसे लोग होंगे, वैसा वर्क करेंगे वो कि पीपल इंगेज होंगे एक्टिविटीज़ में अदर दैन फार्मिंग, मतलब वो डायरेक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे और फार्मिंग को छोड़ के बाकी सारा काम करके वो एक्टिविटीज़ करके वो पीपल जो है अपना वो सप्लीमेंट इनकम को कर लेंगे एज देयर प्राइमरी लिवलीहुड, यानी पीपल इंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर दैन फार्मिंग, फार्मिंग को छोड़ के अदर जो एक्टिविटीज़ लोग करते हैं क्या चीज़ के लिए, टू सप्लीमेंट देयर इनकम, अपने इनकम को सप्लीमेंट यानी बढ़ाने के लिए, ऐड करने के लिए, एज देयर प्राइमरी लिवलीहुड, वो प्राइमरी लिवलीहुड मतलब प्राइमरी लिवलीहुड का मतलब कि मेनली वो अपने जीवन यापन को चलाने के लिए फार्मिंग नहीं करते हैं, फार्मिंग को छोड़ के बाकी सारे सप्लीमेंट वाले वर्क करते हैं। नाउ देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो पार्ट फर्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को एनिमल रियरिंग या डेयरी, इसको कहते हैं। दूसरा पार्ट जो पढ़ना है वो फिशिंग एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे, और तीसरा एक्टिविटीज़ जो है वो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फोर्थ हमारा है सर्विसेज। तो ये चार एक्टिविटीज़ ऐसा एक्टिविटी है जिसमें जिसे नन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है, मतलब इनमें खेती से निर्भर नहीं रहा जाता है, खेती पे डिपेंडेंट हम लोग नहीं रहते हैं, अदर एक्टिविटीज़ माना जाता है। नाउ एनिमल रियरिंग और डेयरी क्या है, तो कीपिंग कैटल, पशुओं को रखना, और सेलिंग मिल्क, पशु रखे गाय या भैंस या कोई भी कॉव बुफेलो ये सब चीज़ या गॉट वगैरह जो भी चीज़ आप रख रहे हैं, या पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और मिल्क बेच रहे हैं, यानी कैटल को रखना, पशु को रखना और उनका मिल्क बेचना या पोल्ट्री फार्मिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ एनिमल रियरिंग कहलाएगी या डेयरी कहलाएगी। नौ फिशिंग क्या है, तो कोस्टल विलेज में डिपेंड होते हैं लोग फिशिंग पे, लोग मछलियाँ पकड़ते हैं उनको शहरों में बेचते हैं, तो फिर क्या होगा, उनसे उनका लिवलीहुड यानी जीवन यापन चलेगा। नाउ फॉरेस्ट प्रोड्यूस का है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या होगा कि लोग ना जो आसपास जंगल है वहाँ से जाके कलेक्ट कर लेंगे वुड, हनी कलेक्ट कर लेंगे, हर्ब्स यानी छोटे छोटे पेड़ पौधे जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो सब कलेक्ट कर लेंगे, और अदर आइटम्स बहुत सारा चीज़ मिलता है फॉरेस्ट में, वो सारा कलेक्ट करके उनको सेल कर देंगे, तो फिर जाके वो उनका जीवन यापन यानी लिवलीहुड चलता है। नो नेक्स्ट है इसका सर्विसेज। सर्विसेज क्या है, तो ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स, वेबर्स, ऐसे भी तो लोग रहते हैं गांव में जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो पॉटर्स होते हैं, पॉटर्स मीन्स बर्तन बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार जो होते हैं, वेबर्स यानी बुनकर, बार्बर यानी नाई, शॉपकीपर यानी दुकानदार, ये सारे लोग भी तो होते हैं जो अपना लोकल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, और लोकल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर भी तो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी गाड़ियों से लोगों को रेंट पे वो पहुंचाते हैं। तो कहने का सेंस हमारे जो कृषि वाली एक्टिविटीज़ थी उस पे ये लोग डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं हैं, ये लोग अपना काम खुद से कर रहे हैं और दूसरे टाइप की एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड हैं जो अपना लिवलीहुड फोकस कर रहे हैं, मतलब लिवलीहुड अपना चला रहे हैं, यानी ब्लैक स्मिथ्स, पॉटर्स और वीवर्स, बार्बर्स, शॉपकीपर्स एंड लोकल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो हैं ये सारे सर्विसेज है जो लोग भी गांव में करते हैं, रूरल लिवलीहुड में अपना जीवन यापन चलाते हैं। नो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चैलेंजेस एंड डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलेगा डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे अगर हो जाते हैं, ये लोग फेस क्या करते हैं। तो पहला जो चैलेंज है, कुछ चैलेंजेस दिया हुआ है इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। फर्स्ट वन इज़ रिलायंस ऑन मानसून, मानसून पे उनको निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा है हमारा डेब्ट साइकिल में फंस जाते हैं। तीसरा है कि डिस्ट्रेस सेल हो जाता है,
और नाउ फोर्थ वन इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी तो एक चैलेंज है। नाउ रिलायंस ऑन मानसून, इसमें देखिए क्या करना है, क्या पढ़ना है। फार्मिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन द मानसून। हमारे देश में जो फार्मिंग है बहुत सारे पार्ट में डायरेक्टली हम लोग डिपेंडेंट, हैविली डिपेंडेंट होते हैं मानसून पे, यानी सीजनल रेन पे। जो ऋतु में बारिश होती है ना, एकदम सिस्टम से जो बारिश होती है, जो सिंपल अपने बरसात ऋतु में जो बारिश होती है उस पे हम लोग डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। यानी इंडिया में बहुत सारे पार्ट में फार्मिंग जो है इस चीज़ पे डिपेंड करती है, हैविली डिपेंडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे निर्भर करती है सीजनल रेंस पे, यानी मानसून कहते हैं सीजनल रेंस को। अ पुअर मानसून, अगर ख़राब मानसून हो यानी समय पे बारिश ना हो, ऋतु में सही से वर्षात ऋतु में वर्षा ना हो, तो क्या होगा, मीन्स क्रॉप फेल्योर, क्रॉप उनका फेल कर जाएगा, यानी उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। which leads to huge debts for small farmers। फिर होगा क्या, ह्यूज डेप्ट, यानी बहुत सारे कर्ज में जो है स्मॉल फार्मर्स वो डूब जाएंगे। और क्रॉप फेलियर हो गया तो उनका घर भी तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, बहुत सारा टेंशन हो जाएगा, उनको बहुत सारा डेप्ट्स लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का ये सिचुएशन होता है। तो रिलायंस ऑन मानसून ये वाला पार्ट अभी हम लोग कर रहे थे, यानी मानसून पे कितने ज़्यादा वो निर्भर है ये देखें। नॉ डेब्ट साइकिल क्या है, द नीड टू बोरो मनी, ये जो बोरो मनी करना होता है, लोन लेना होता है, उनको ज़रूरत पड़ती रहती है एसेंशियल इनपुट के लिए। बहुत सारा चीज़ खेत में मान लीजिए यूज़ करना है, कि जैसे बहुत सारी यंत्र लगाने हैं, कोई मशीन्स लेना है, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, फिर पेस्टिसाइड चाहिए, कॉम्बाइंड विद द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। और कभी कभी तो क्रॉप फेलियर भी हो जाता है, उसके लिए भी लोन लेना पड़ जाता है। या लो मार्केट प्राइस है तो उसके लिए भी लोन लेना पड़ता है। मतलब बोरो मनी करना पड़ता है बहुत सारे चीज़ों के लिए। जो ये बोरो मनी करते हैं उसके बाद क्या होता है कि ऑफन ट्रैप्स स्मॉल फार्मर्स इन अ कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ डेब्ट। धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो एक ऋण की जाल होती है ना, डेब्ट साइकिल में वो फंस जाते हैं, साइकिल ऑफ डेब्ट में। कंटिन्यूस मतलब बार बार उनको लेना ही पड़ता है, जैसे कर्ज लिए फिर उसको वापस किए, फिर अगली बार कर्ज लेना पड़ता है, फिर वापस किए, फिर थोड़ा बाकी ही है, फिर से अगली बार लेना पड़ा, फिर और ज़रूरत पड़ा तो और लेना पड़ा। मतलब कभी उनका कर्ज ख़त्म नहीं होता है, वो लगातार कंटिन्यूस साइकिल ऑफ डेब्ट में फंस जाते हैं। क्यों फंसते थे, तो नीड क्यों होता था बोरो मनी करने का, तो एसेंशियल इनपुट जैसे कि सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड कॉम्बाइंड विद रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, कभी क्रॉप फेलियर कर गया उसके लिए पैसा लेने की ज़रूरत। अगर कभी मार्केट से कम पैसा मिला, जैसे उनकी जो सामान है वो मार्केट में गए बेचने और कम पैसे में ही लोग खरीद रहे हैं, ये सब साइकिल्स, तब वो प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। और एक बार लोन लेना स्टार्ट हो गया फिर क्या होता है, कंटिन्यूस साइकिल ऑफ डेब्ट में वो फंस जाते हैं, तो वेरी बैड सिचुएशन हो जाता है ना। डिस्ट्रेस स्केल, ये सॉरी स्केल नहीं सेल है, डिस्ट्रेस सेल थर्ड पार्ट हमारा है। डिस्ट्रेस सेल ये क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स में बी फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस सून। ये क्या होता है कि टेंशन में जो अपना सेल जल्दी जल्दी कर देते हैं स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान है ना, उनको कई बार ना फोर्स किया जाता है कि अपना जो प्रोड्यूस है, अपना जो उनका उत्पादन हुआ है उनको जल्दी से जल्दी बेच दो। आफ्टर द हार्वेस्ट, यानी हार्वेस्ट जो हुआ यानी फसल कटा और लो प्राइस पे उनको जल्दी से सब प्रेशर दे देता है कि जल्दी से जल्दी वो आप सेल कर दो। बिकॉज इसका कारण क्या है, दे नीड द कैश इमीडिएटली। कभी कभी तो उनको खुद कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टू पे बैक लोन्स। लोन वाले ना हल्ला करते रहते हैं या लोन वाले उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करते हैं कि जल्दी से वापस पैसा करिए। टू पे बैक लोन्स को वापस करने के लिए भी उनको कैश इमीडिएटली चाहिए होता है। इसके लिए क्या करते हैं, वो कम दामों पे अपने प्रोड्यूस को सेल कर देते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि कवर इमीडिएट एक्सपेंसेस, अपना कोई खर्च है जो कवर इमीडिएट, जो अपना तुरंत का जो खर्च है उसको कवर करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए, एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए वो अपने प्रोड्यूस को बिना ज़्यादा टाइम खर्च किए लो प्राइसेस पे ही सेल कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रेस सेल, यानी टेंशन में आके जो सेल होता है ना। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ये जो पूरे वर्ल्ड कनेक्टेड हो गए हैं एक दूसरे का, सारे देश एक दूसरे से जुड़ गए हैं, सारा ट्रेड एक दूसरे में अनलिमिटेड हो, एक देश से दूसरे देश बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रूप से जो होने लगा है, ये इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का इससे क्या पड़ता है हमारे फार्मर्स पे। देखते हैं, द पुश फॉर हाई यील्डिंग
हाई यील्डिंग वैरायटीज़। ये जो धक्का एक लगता है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ही होना चाहिए एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। ऑफन इंक्रीज़, क्या इंक्रीज़ कर देता है? इनिशियल कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, मतलब फार्मिंग में जो वो कम से कम पैसा खर्च करते थे, स्टार्ट करते थे बहुत कम अमाउंट से, तो वो इनिशियल कॉस्ट ऑफ फार्मिंग जो है वो इनका इंक्रीज़ कर देता है। क्या इंक्रीज़ कर रहा है? तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और इनिशियल कॉस्ट ऑफ फार्मिंग जो है इनका बढ़ जाता है। फर्दर पुशिंग स्मॉल फार्मर्स इनटू डेब्ट्स, फिर से क्या होगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा इस कंपटीशन को हैंडल करने के लिए और कमर्शियल क्रॉप्स और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को मेंटेन करने के लिए, और फिर से डेब्ट लेंगे और डेब्ट साइकिल में वो फंसते जाएंगे। ये जो डेब्ट साइकिल हम लोग पढ़े थे वो उसमें फिर से वो फंस जाएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है केस स्टडी समरी। केस स्टडीज बुक में दिया हुआ है इस चैप्टर में कलपट्टू विलेज का एक हाइपोथेटिकल विलेज है कलपट्टू, उसके बारे में केस स्टडी समरी दिया हुआ है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। द चैप्टर यूजेज हाइपोथेटिकल विलेज, एक हाइपोथेटिकल यानी मनगढ़ंत एक विलेज है। हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना से एक विलेज बनाई गई है जो कलपट्टू है, टू इलस्ट्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ रूरल लिवलीहुड्स। हमको ये बताने के लिए चैप्टर एग्जाम्पल ले रखा है कि एक विलेज है कलपट्टू जिसमें हम लोग डाइवर्सिटी देखेंगे रूरल लिवलीहुड का, यानी जो गांव में जो लोग अपने जीवन यापन करते हैं उनका डाइवर्सिटी देखेंगे, कितने प्रकार के हैं, कितने अलग अलग तरह के लोग हैं, कैसा कैसा वो वर्क से पैसा कमाते हैं। एक तुलसी है जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, फर्स्ट उनके बारे में पढ़ना है हम लोग को, तुलसी जो एग्रीकल्चरल लेबरर है। दूसरे पार्ट में हम लोग को पढ़ना है शेखर जो स्मॉल फार्मर हैं, और तीसरे पार्ट में हम लोग को पढ़ना है रामालिंगम और करुथमा, रामालिंगम और करुथमा जो लार्ज लैंड ऑनर्स हैं, और फोर्थ जो हम लोग को पढ़ना है नन फार्म वर्कर्स के बारे में। तो देखते हैं बारी बारी से। तुलसी जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है वो क्या है, तो वर्क्स ऑन रामालिंगम्स लैंड। रामालिंगम अभी जस्ट आप देखें रामालिंगम क्या है, तो लार्ज लैंड ऑनर्स हैं, तो ये अपने यहाँ एम्प्लॉय करवाते होंगे लेबरर्स को। तो तुलसी के पास ज़मीन होगा नहीं, एग्रीकल्चरल लेबरर है, तो जिनके पास ज़मीन ना के बराबर होता है तो वो दूसरे के खेतों पे काम करते हैं। तो वर्क्स कर रही हैं ये तुलसी, वर्क्स ऑन रामालिंगम्स लैंड फॉर अ डेली वेज, इनको डेली यानी दैनिक मजदूरी पे, दिहाड़ी पे इनको काम करना पड़ता है रामालिंगम के लैंड पे, ज़मीन पे। नाउ सी डज नॉट ऑन लैंड, अपनी ज़मीन है नहीं। फेस लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और बहुत लंबे समय तक इनको अनएम्प्लॉयमेंट में रहना पड़ता है, इनको बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी झेलनी पड़ती है। फोर्सिंग हर टू बोरो मनी, अब इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि ये बोरो मनी करने लगते हैं, यानी ये डेब्ट साइकिल में फंसने वाले हैं या फंस चुके होंगे। नाउ शेखर स्मॉल फार्मर है जो ऑन करता है स्मॉल प्लॉट, यानी शेखर स्मॉल फार्मर है। स्मॉल फार्मर कैसे फार्मर होते थे, जिनको 2 हेक्टेयर से कम का ज़मीन होता था। ऑन सा स्मॉल प्लॉट, इनके पास एक छोटा ज़मीन है। ही सेल्स मिल्क, देखिए सप्लीमेंट के लिए इनको ज़मीन तो है, खेती भी करते होंगे थोड़ा मोड़ा, लेकिन सप्लीमेंट इनके इनकम को और बढ़ाने के लिए ये क्या करते होंगे, मिल्क भी सेल करते हैं, मिल्क भी सेल करते हैं। हिज फार्मिंग इनकम, यानी अपने फार्मिंग इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए, खेती से उतना पैसा तो आता नहीं होगा, तो फिर क्या करते हैं, मिल्क भी सेल करना पड़ता है। एंड हैज़ टू बोरो मनी, फिर भी बोरो करना पड़ता है मनी को, फिर भी वो कर्ज पे पैसा लेते हैं फॉर फार्मिंग एक्सपेंसेस, अपने खेतों के एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। नाउ थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रामालिंगम एंड करुथमा के बारे में, जो लैंड ऑनर लार्ज वाले हैं, यानी लार्ज लैंड ऑनर्स हैं। ऑन्स 20 एकड़ ऑफ लैंड, उनके पास 20 एकड़ के जितनी ज़मीन है, यानी 20 एकड़ ज़मीन है उनके पास। राइस मिल, एक राइस की मिल भी है, यानी चावल की मिल है। और हायर्स लेबरर्स, वो लेबरर्स को हायर करते हैं, मतलब काम पे लगाते हैं। जैसे तुलसी भी इनके ज़मीन पे काम करती थी, अभी जस्ट बताया गया कि तुलसी ना वर्क्स ऑन रामालिंगम्स लैंड, तो तुलसी टाइप के लोगों को ये लेबरर्स के रूप में अपने ज़मीन पे लगाते हैं वर्क के लिए। एंड दे हैव अ हायर इनकम, उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम आता है। एंड बेटर इकोनॉमिक स्टैंडिंग, और उनका इकोनॉमिक स्टैंडिंग भी बहुत अच्छा है, मतलब उनका पावर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। नन फार्म वर्कर्स, नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो नन फार्म वर्कर्स हैं। द विलेज ऑल्सो हैज़ पीपल, विलेज में ऐसे भी तो लोग होते हैं जो बास्केट मेक करते हैं, पॉटर होते हैं यानी बर्तन बनाने वाले होते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं, टेलर होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं। शोइंग द मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ अ टिपिकल इंडियन विलेज,
इस चैप्टर के इस पार्ट में मतलब जो बताया गया है ये केस स्टडी समरी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी को छोड़ के भी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाले भी लोग होते हैं जो अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो जैसे वो कौन कौन से होंगे, जैसे बास्केट मेकर हैं, पॉटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, शॉपकीपर, और ये सब जो होते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि किसी भी गांव में टिपिकल इंडियन विलेज अगर आप चल जाइएगा तो इकोनॉमी जो आपको दिखेगी ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी दिखेगी, और यही हमारे इंडिया की भी इकोनॉमी है, कुछ इसी टाइप की है हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है। हायर क्लासेस में हम लोग डिटेल करेंगे इसको कि मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। ना हम लोग नेक्स्ट पार्ट और लास्ट टॉपिक में भी ये लास्ट टॉपिक ही होगा। हाँ, लास्ट टॉपिक पे आ गए। नौ देखते हैं क्या है, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब आप इतना सारा प्रॉब्लम्स जो देखें, अक्सर चैप्टर एनसीईआरटी या कहीं भी आपको अच्छे बुक में चैप्टर में ये मिलेगा कि अभी तक जो हम लोग देखे वो सारा प्रॉब्लम्स देखे, क्या क्या प्रॉब्लम्स था, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग देखे। अब इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट को क्या करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सब पता है। अब सॉल्यूशन इसका क्या होगा देखिए, नीड्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट को इंटरवेंशन यानी बीच में आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ये सॉल्यूशन करने के लिए बीच में आते हैं। देखते हैं क्या क्या करेंगे गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट्स नीड टू इंटरवीन। गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों? तो प्रोटेक्ट करते हैं ये मोस्ट ऑफ द वल्नरेबल वर्कर्स को। वल्नरेबल वर्कर्स जो हैं वो जितने सारे वल्नरेबल वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। नाउ देखते हैं क्या क्या गवर्नमेंट आके करेंगी। तो फर्स्ट काम क्या करेगी, मिनिमम वेज वाला वो फिक्स कर देगी। दूसरा गवर्नमेंट क्या करता है काम, तो एक्सेस टू क्रेडिट, क्रेडिट का एक्सेस दे देता है। तीसरा काम गवर्नमेंट क्या करेगा, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ले आके उसको गरीबों को बहुत फ़ायदा होगा। एंड फोर्थ वाला काम सपोर्ट फॉर नॉन फार्म लिवलीहुड्स। तो देखते हैं बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप वी कैन सी। ना मिनिमम वेज वाला वर्क क्या होता है, तो गवर्नमेंट शुड इंश्योर, गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ता है दैट एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर पेड द मिनिमम वेजेस सेट बाय लॉ। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई एग्रीकल्चरल लेबरर्स का फ़ायदा उठा ले, उनको कम से कम मजदूरी पे अपने यहाँ ज़बरदस्ती काम पे रख ले। तो गवर्नमेंट क्या किए हैं कि एक लॉ बना के, कुछ लॉज ऐसे बनाए गए हैं जो मिनिमम वेजेस के लॉ हैं। इनसे क्या फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि एग्रीकल्चरल अगर कोई लेबरर्स है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, ठीक है उनको दूसरे के खेतों पे काम करना पड़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उनको मिनिमम वेज कम से कम इतना ही मिले। कुछ फिक्स वेजेज है, उससे कम पे कोई काम पे नहीं रख सकता है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है। नाउ सेकंड क्या है हमारा, एक्सेस टू क्रेडिट। तो प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट लोन्स, गवर्नमेंट क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं उनको, यानी लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लो इंटरेस्ट लोन्स देते हैं, यानी बहुत कम कम इंटरेस्ट पे उनको लोन दिया जाता है थ्रू बैंक्स, बैंक्स के थ्रू बहुत कम रेट पे लोन मिलता है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या तो बैंक दे देगी या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी दे देगा, सो दैट कि फार्मर को डोंट हैव टू डिपेंड, फार्मर को डिपेंड ना रहना पड़े एक्सप्लॉयटेटिव मनी लेंडर्स पे, यानी जो शोषण करने वाले जो ज़मींदार हैं, मनी लेंडर्स हैं, उन पे डिपेंडेंट उनको ना रहना पड़े, यानी फार्मर को उन पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े जो उनका शोषण करें, मनी लेंडर्स उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, लो इंटरेस्ट पे लोन उनको देती है जो बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू उनको दिया जाता है। नाउ थर्ड पार्ट इज आवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस कहा जाता है इसको। अब ये क्या है, इंश्योरिंग दैट फूड सिक्योरिटी इज़ मेंटेन। फूड का सिक्योर मतलब उनको होना चाहिए, फूड के लिए उनको सिक्योर करते हैं कि उनको मेंटेन करते हैं फॉर द पुअर, पुअर के लिए फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम भी गवर्नमेंट का ही है। क्या चीज़ करना पड़ता है इसके लिए, पीडीएस यानी राशन शॉप्स बनाए जाते हैं और बहुत कम दामों पे, 2 रुपये पर केजी, ₹2 पर केजी या 3 पर केजी रुपीज़, मतलब 2-3, 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया, इतने कम कम दामों में पर केजी उनको राइसेस, वीट यानी गेहूं चावल ये सब दिया जाता है फ्री, मतलब बहुत समझिए फ्री के ही बराबर है, क्योंकि 1 रुपया 2 रुपया पर केजी यानी फ्री ही है वो। इंश्योरिंग दैट फूड सिक्योरिटी से क्या होगा, मेंटेन होगा पुअर लोगों के बीच पीडीएस सिस्टम के थ्रू और राशन शॉप्स के थ्रू वो ले लेते हैं। नो सपोर्ट फॉर नॉन फार्म लिवलीहुड्स, और सपोर्ट इन नॉन फार्म लिवलीहुड के लिए वो क्या करते हैं गवर्नमेंट, तो इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज़ टू रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। वो इनकरेज करते हैं कि वो काम करें नॉन
लोगों को इनकरेज करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि नन फार्म एक्टिविटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ आप करिए, ताकि कृषि पे जो है हमारा एग्रीकल्चर पे प्रेशर और रिड्यूस हो जाए। यानी एग्रीकल्चर मानसून पे जो निर्भर है और उस पे जो प्रेशर पड़ेगा तो और ज़्यादा लोगों का इनकम कम होगा। इसीलिए वो नन फार्म एक्टिविटीज़ जो लोग कर रहे हैं उनको इनकरेज करती है और सपोर्ट करती है अलग अलग तरीक़ों से, कि अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले और रिड्यूस हो कृषि पे बर्डन। नाउ अलॉट ऑफ थैंक्स फॉर, ये सारा टॉपिक था। अलॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड लाइकिंग, शेयरिंग and for subscribing also. A lot of thanks all of you. We will meet in next chapter.